हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा लोक प्रशासन विषय पर आधारित, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक प्रशासन का अर्थ एवं विकास यात्रा। इस टॉपिक पर आधारित हम आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से वन लाइनर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक हो सके। और इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, टू द पॉइंट। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इनके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन इन विषयों से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर अन्य और वीडियो लेक्चर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में भी हमें लोक प्रशासन का संगठित रूप प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर लोक प्रशासन का एक अलग विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में यहां पर अध्ययन संभव नहीं हो पाया। प्राचीन पश्चिम में अरस्तु का पॉलिटिक्स और मध्यकालीन पश्चिम में मैकियावेली की द प्रिंस में लोक प्रशासन के संगठन और काम करने के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण टीका टिप्पणियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन इस समय तक भी लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना दर्जा नहीं ले पाया। तो आप कह सकते हैं कि वहां पर थोड़ा बहुत लोक प्रशासन का विकास का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसकी उत्पत्ति वहां पर संभव नहीं हुई। तो अरस्तु का पॉलिटिक्स और मैकियावेली का द प्रिंस। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको प्रशासन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें लोक प्रशासन विषय के 3 पहलुओं पर चर्चा की गई है। यानी अर्थशास्त्र में भारत के संदर्भ में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसमें लोक प्रशासन विषय के 3 पहलुओं पर चर्चा हुई है। और वो कौन कौन से पहलू है? जिनमें एक पहलू है लोक प्रशासन के सिद्धांत, सरकारी तंत्र और कार्मिक प्रबंध। इन विषय पर, इन बिंदुओं पर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने चर्चा की है लोक प्रशासन के संदर्भ में। आगे कौटिल्य कहते हैं कि कौटिल्य के अनुसार लोक प्रशासन की कला को तभी अपनाया जा सकता है जब वह लोक प्रशासन के विज्ञान से सुपरिचित हो। यानी कौटिल्य कहते हैं कि आप लोक प्रशासन की कला को तभी अपनाइए जब आप लोक प्रशासन के विज्ञान से सुपरिचित हो, उसे भली भांति समझ जाएं। इसलिए राजा, युवराज, उच्च धर्माचार्यों तथा मंत्रियों को लोक प्रशासन के विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, ये कौटिल्य कहते हैं। जो राजा है, युवराज है, उच्च धर्माचार्य है और मंत्री है, जिन्हें लोक प्रशासन के विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वे लोक प्रशासन की कला को अपना सकते हैं। ये कौटिल्य के विचार थे लोक प्रशासन के संदर्भ में। लेकिन यहां भी लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं उभरा। धीरे धीरे ऐतिहासिक घटनाक्रम चलते गए और 16वीं शताब्दी में विवरणात्मक तौर से लोक प्रशासन विषय का व्यापक रूप से संकलन और अध्यापन कैमरल विज्ञान के प्रोफेसरों द्वारा आरंभ किया गया। यानी 16वीं शताब्दी में आते आते विवरणात्मक तौर से लोक प्रशासन विषय का व्यापक रूप से संकलन और अध्यापन का जो कार्य है, वो कैमरल विज्ञान के प्रोफेसरों द्वारा आरंभ किया गया। आइए, कौन है कैमरल विज्ञान के प्रोफेसर, उनको भी हम जानते हैं। कैमरलिस्ट जर्मन तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर थे। यानी कैमरलिस्ट जर्मन तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर एवं प्रशासकों के समूह को कहा जाता है, जिन्हें सरकारी सेवाओं के लिए सक्षम उम्मीदवार तैयार करने हेतु सिविल सेवाओं से संबंधित विषयों पर प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ संगठित अनुसंधान उन्होंने किए थे, जिन्हें कैमरलिस्ट विज्ञान के प्रोफेसरों के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसे प्रोफेसर थे जो लोक प्रशासन के विषय पर अनुसंधान कर रहे थे।
यदि हम संक्षेप में कहें कि कैमरलिस्ट कौन है, तो कैमरलिस्ट जर्मन तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर एवं प्रशासकों का एक समूह है जो सरकारी सेवाओं के लिए सक्षम उम्मीदवार तैयार करने हेतु सिविल सेवाओं से संबंधित विषयों पर प्रगतिशील अपना दृष्टिकोण एवं संगठित अनुसंधान कर रहे थे। आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिषद में लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिषद में लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। तो फेडरलिस्ट पेपर का संबंध हैमिल्टन से है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन से। इस प्रकार की जानकारी भी आपको याद रखनी होगी। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, क्योंकि कई बार यहां से भी प्रश्न है जो परीक्षाओं में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरू में फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने लोक प्रशासन के महत्व को पहचाना और अग्रणी भूमिका निभाई। वहां के लेखक चार्ल्स जीन बेनिन, जिन्होंने लोक प्रशासन के महत्व पर अपनी एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, फ्रांसीसी भाषा में इस विषय की पहली पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को भी आप याद रखिएगा कि चार्ल्स जीन बेनिन की पुस्तक है प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक और फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई, जो लोक प्रशासन के महत्व को बताती है। लेकिन यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही लोक प्रशासन के विकास में। इसके आगे लेकिन अध्ययन अध्यापन के स्वतंत्र विषय के रूप में इस लोक प्रशासन का जो विकास है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ और यहां पर इसको बाद में संपूर्ण शास्त्र का एक स्थान मिला। यानी लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपनी भूमिका है, जो अमेरिकी विद्वानों के द्वारा इसकी भूमिका को तैयार किया गया और इसे स्वतंत्र विषय का एक दर्जा दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ है और लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को कहा जाता है और अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाव को कहा जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन और अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाव को कहा जाता है। यह भी पॉइंट आप नोट करिएगा। और लोक प्रशासन का उदय है अमेरिका में हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे चलते हैं कि अमेरिका में लोक प्रशासन का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र और शैक्षणिक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में निम्न कारकों ने योगदान दिया। वे कौन कौन से कारक है, कई बार यह भी सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से वे कौन से कारक है जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्वतंत्र शैक्षणिक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के कुशल कार्य निष्पादन के विषयों पर विचार संगोष्ठियों का होना, ये तरीके हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया। सरकारी कार्यपद्धति में सुधार के लिए आंदोलन का होना, सरकारी गतिविधियों के निरंतर विस्तार तथा कुशलता व उत्तरदायित्व की प्रतिदिन बढ़ती हुई। यानी सरकारी गतिविधियों के निरंतर विस्तार हो रहे थे, कुशलता व उत्तरदायित्व के प्रतिदिन बढ़ती हुई चिंता, इसने लोक प्रशासन के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान और तकनीकी के विकास का जनता के जीवन और सरकार के कार्यों पर पड़ने वाला प्रभाव, आगे समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं और राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी, ये सभी कारक है जिन्होंने लोक प्रशासन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास में अपनी भूमिका अदा की। आगे वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन, जिसका समर्थन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया था, और कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की जो अवधारणा है वो भी एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित है। और मानव संबंध विचारधारा एल्टन मेयो की, जिन्होंने भी इस लोक प्रशासन के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा और भी अन्य कारण हैं जिनमें 19वीं सदी का औद्योगिकीकरण, जिसने विशाल स्तर के संगठनों को जन्म दिया,
और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का क्रमिक विकास, ये कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन्होंने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में इस देश दुनिया के सामने लेके आए। आगे अध्ययन की सुगमता के लिए लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को हम निम्न 5 चरणों में बांटा जा सकता है। और ये कौन कौन से 5 चरण हैं, यहां से कई बार सवाल है जो परीक्षाओं में आते हैं। तो पहला चरण है प्रथम चरण, जिसको नाम दिया गया है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन काल, यानी राजनीति से प्रशासन का अलग किया गया, जिसे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन काल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1887 से 1926 तक। डायरेक्ट यहां से सम्मिलित करने वाला भी सवाल आ सकता है और अन्य प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि प्रथम चरण की काल अवधि क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन काल 1887 से 1926 तक। उसके बाद द्वितीय चरण आता है प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और इस काल में लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, विज्ञान की भांति उसे उसके सिद्धांतों का निर्माण किया गया और इसकी कालावधि है 1927 से 1937 तक। और यहां पर लूथर गुलिक है, उर्विक है, मुनिवे रिले है, मेरी पार्कर फोलेट है, हेनरी फ्योल है, ये विद्वान थे जिन्होंने अधिकतर लोक प्रशासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें मुख्य रूप से फर्स्ट कॉर्ब मुख्य रूप से है, उसको भी हम आगे जानेंगे। आगे आता है लोक प्रशासन के विकास का तृतीय चरण, जिसको नाम दिया गया है चुनौतियों का काल, क्योंकि द्वितीय चरण में जितने भी सिद्धांतों का निर्माण हुआ उनको चुनौतियां मिलने लगी। और इसकी जो काल अवधियां हैं वो है 1938 से 1947 तक। और आगे चतुर्थ चरण आता है जिसको कहा जाता है पहचान की संकट का काल, पहचान की संकट का काल, और इसकी टाइम पीरियड था 1948 से 1970 तक। और पंचम चरण आता है जिसे नाम दिया गया है अंतर विषय काल, विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाने लगा और तुलना की जाने लगी, और इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1971 से वर्तमान तक। यह मुख्य रूप से लोक प्रशासन के अध्ययन की दृष्टि से इन्हें इन भागों में विभाजित किया गया 5 चरणों में। तो यहां से सम्मिलित करने वाला भी सवाल आ सकता है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा चरण किस नाम से जाना जाता है और उसकी काल अवधि क्या है। तो आप ये भी नोट करिएगा जरूर। आगे हम इन्हें एक एक करके देखेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं रही और इनके कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने किस चरण में उनका समर्थन किया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर एक बार अपनी ओर नजर दौड़ाइए। 16वीं शताब्दी के जर्मन ऑस्ट्रिया के प्रोफेसरों तथा प्रशासकों के समूह को कैमरलवादी कहा जाता है, जिन्होंने व्यापक रूप से लोक प्रशासन के अध्यापन का कार्य किया। शब्द कैमरलिस्ट का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें अच्छे प्रबंध को सुनिश्चित करने के बारे में आवश्यक सभी अथवा कुछ बातों के बारे में मौलिक एवं विशिष्ट ज्ञान प्राप्त था। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिषद में लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विशेष क्षेत्रों की विस्तृत व्याख्या की गई है। डायरेक्ट सवाल आ सकता है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री थे। फेडरलिस्ट के 72वें परिषद में लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विशेष क्षेत्रों के बारे में व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अध्ययन अध्यापन के स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का सर्वप्रथम विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। सन 1887 से वर्तमान तक लोक प्रशासन के विकास की यात्रा को अध्ययन की दृष्टि से 5 कालों में विभाजित किया गया है, 5 कालखंडों में, जो इस प्रकार है। हम उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। ये 5 कालखंड रहे और उनका नाम प्रथम चरण,
द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम चरण, और किस नाम से जाना जाता है और उनकी काल अवधि क्या है, इसको आप एक बार देखिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत वुडो विल्सन द्वारा 1887 में एक त्रैमासिक पत्रिका में लिखे उनके लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हुई। वेरी वेरी मस्ट, यानी एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत वुडो विल्सन द्वारा सन 1887 में एक त्रैमासिक पत्रिका में लिखे उनके लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुई, और वुडो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, जबकि अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाउ को कहा जाता है। और वुडो विल्सन वही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और जिन्होंने शांति के 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया। आगे चलते हैं। हर्बर्ट साइमन ने पारंपरिक प्रशासकीय सिद्धांतों को लोक प्रशासन की कहावतों की संज्ञा दी, यानी जो द्वितीय चरण था जहां पर लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था और लोक प्रशासन को एक विज्ञान की भांति माने जाने लगा, और उनकी जो आलोचना है वो हर्बर्ट साइमन ने की, और उन्होंने पारंपरिक प्रशासकीय सिद्धांतों को लोक प्रशासन की कहावतें कहा। उन्हें इस प्रकार की उन्होंने संज्ञा दी कि जो लोक प्रशासन को एक विज्ञान बनाने जा रहे हैं, लोक प्रशासन के विज्ञान की भांति जिन सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है वे केवल मुहावरे हैं, वे केवल कहावतें हैं। ये बात हर्बर्ट साइमन कहते हैं। भारत में लोक प्रशासन के विकास के लिए 1854 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना नई दिल्ली में हुई, और यह स्थापना पॉल एच एपलबी रिपोर्ट जो 1953 में हमारे सामने आई, उस रिपोर्ट की सिफारिश पर की गई थी। भारत में लोक प्रशासन के विकास पर एक रिपोर्ट आई, पॉल एच एपलबी रिपोर्ट 1953 में आई। उस रिपोर्ट की सिफारिश पर 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। आगे चलते हैं। रॉबर्ट डहाल ने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है। यह डायरेक्ट परिभाषा आती है कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है। तो ये रॉबर्ट डहाल है जिनका यह प्रसिद्ध कथन है। आगे, विकास प्रशासन नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी द्वारा किया गया। विकास प्रशासन नामक शब्द का प्रयोग एक भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, लोक चयन दृष्टिकोण पब्लिक चॉइस अप्रोच या पब्लिक चॉइस थ्योरी का प्रमुख समर्थक विंसेंट ऑस्ट्रम है। विंसेंट ऑस्ट्रम ये उसके मुख्य समर्थक है लोक चयन दृष्टिकोण की। अगला सवाल, नवलोक प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और लोक चयन दृष्टिकोण जिसके मुख्य समर्थक है विंसेंट ऑस्ट्रम। यह वो सवाल है जो कई बार परीक्षाओं में आते हैं। अगला पॉइंट, सन 2008 में तृतीय मुनुब्रुक सम्मेलन सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया। यानी 2008 में तृतीय मुनुब्रुक सम्मेलन सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया। प्रथम व द्वितीय मुनुब्रुक सम्मेलन क्रमशः 1968 और 1988 में आयोजित हुए। यानी प्रथम मुनुब्रुक सम्मेलन कब हुआ? 1968 में। द्वितीय मुनुब्रुक सम्मेलन कब हुआ? 1988 में। और तीसरा मुनुब्रुक सम्मेलन कब हुआ? 2008 में। यानी प्रत्येक 20 साल की अवधि से एक मुनुब्रुक सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। पहला 1968 में, दूसरा उसके 20 साल बाद 1988 में, और तीसरा उसके 20 साल बाद 2008 में मुनुब्रुक सम्मेलन हुए हैं।
आगे चलते हैं। सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडेन ने अच्छे शासन के लिए सरकार की सीमित भूमिका के रूप में किया। यानी सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन ने अच्छे शासन के लिए सरकार की सीमित भूमिका के रूप में किया। यह भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक प्रशासन को अध्ययन अध्यापन के एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय वीके मेनन के नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय को जाता है। यानी भारत में सर्वप्रथम लोक प्रशासन को अध्ययन अध्यापन के एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय वीके मेनन के नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय को जाता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे चलते हैं। लोक प्रशासन को शैक्षिक वैधता 1949 में सर्वप्रथम तब मिली जब नागपुर विश्वविद्यालय में एक पृथक विभाग स्थापित किया गया। यानी लोक प्रशासन को शैक्षिक वैधता 1949 में सर्वप्रथम जब मिली तब नागपुर विश्वविद्यालय में एक पृथक विभाग, एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। इसके पहले विभाग अध्यक्ष सौ प्रोफेसर महादेव प्रसाद शर्मा थे। एमपी शर्मा शॉर्टकट में कहा जाता है, जो भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर माने जाते हैं। एमपी शर्मा को भारत में लोक प्रशासन का पहला प्रोफेसर माना जाता है, जिनको भारतीय लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। तो लोक प्रशासन विभाग की सर्वप्रथम स्थापना नागपुर विश्वविद्यालय में हुई, एक अलग विभाग के रूप में। यह भी आप नोट करिएगा। और भारतीय लोक प्रशासन का जनक एमपी शर्मा महादेव प्रसाद शर्मा को जाता है, और अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाव को कहा जाता है, और लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को कहा जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहां कुछ अभ्यास प्रश्न आपके समक्ष है। फेडरलिस्ट ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो अमेरिकी वित्त मंत्री थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? वुडरो विल्सन, विलोबी, एल डी वाइट, ड्वाइट वाल्डो। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, वुडरो विल्सन की एक लेख था जो 1887 में हमारे सामने आया। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? मैक्स वेबर, एल डी वाइट, वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाव। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, वुडरो विल्सन को। अगला सवाल, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है एल डी वाइट, वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाव, लूथर गुलिक। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन सी राइट होगा, फ्रैंक जे गुडनाव, जिन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, लैंडल उर्विक, रॉबर्ट डहाल। या राइट डाल की जगह आप रॉबर्ट डहाल पढ़े। तो इस 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, हर्बर्ट साइमन, जिनकी पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और हर्बर्ट साइमन वही है जिन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत जो विज्ञान होने का दावा कर रहे थे, उन्हें मुहावरों की संज्ञा दी, लोकोक्तियों की संज्ञा प्रदान की है। अगला सवाल, तृतीय मुनुब्रुक सम्मेलन का वर्ष है आयोजित होने का 2008, 1988, 1968, 1994। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 2008 में तृतीय मुनुब्रुक सम्मेलन आयोजित हुआ था। और पहला मुनुब्रुक सम्मेलन 1968, दूसरा मुनुब्रुक सम्मेलन 1988 और तीसरा मुनुब्रुक सम्मेलन 2008। अगला सवाल, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई?
1953, 1935, 1954, 1945। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई, IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना 1953 में जो रिपोर्ट आई थी पॉल एच एपलबी की, उस रिपोर्ट की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास में स्वरूप की संकटावस्था किस काल को कहा जाता है? स्वरूप की संकटावस्था किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम कालावधि, द्वितीय कालावधि, तृतीय कालावधि, चतुर्थ कालावधि। तो ऑप्शन डी राइट होगा। जो लोक प्रशासन के विकास का जो चतुर्थ चरण था, जिसे पहचान बनाम संकट की अवस्था कहा जाता है, पहचान बनाम संकट की अवस्था, जो 1948 से 1970 के मध्य रही, 70 के मध्य, इसे पहचान बनाम संकट अवस्था कहा जाता है, स्वरूप की संकट अवस्था। जबकि पहला चरण था जिसे प्रशासन, राजनीति, प्रशासन द्विभाजन। द्वितीय चरण जहां पर लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण किया गया और इसे सिद्धांतों का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तृतीय चरण जिसको चुनौतियों का युग कहा जाता है, चुनौतियों का युग। और चतुर्थ चरण है जिसे स्वरूप की संकट अवस्था या पहचान बनाम संकट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल 9 नंबर, एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका को। अगला पॉइंट, LD वाइट द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है जिसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है? LD वाइट द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है जिसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह पुस्तक है जो 1926 में हमारे सामने आई, प्रकाशित हुई, और इसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसके लेखक है LD वाइट। अगला पॉइंट, परिभाषा है वुडरो विल्सन की, जिन्होंने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा? लोक प्रशासन का काम कानून को विस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। यानी लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की एक गतिविधि है, ये कहते हैं वुडरो विल्सन। कुछ परिभाषा भी परीक्षाओं में आ जाती हैं, तो आप इन्हें भी जरूर देखिएगा। शॉर्टकट याद रही, लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार और व्यवस्थित रूप से लागू करना, वुडरो विल्सन। और प्रशासन की प्रत्येक कार्यवाही, कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की एक गतिविधि है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा आती है हर्बर्ट साइमन की। यह कहते हैं कि आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों से है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकार, हर्बर्ट साइमन। शॉर्ट की पॉइंट के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जहां आपको लगे राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार, तो हर्बर्ट साइमन उत्तर होगा। लोक प्रशासन की परिभाषा के संदर्भ में बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों से है। अगला पॉइंट है, लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के ढालना। यह परिभाषा दी थी फिफ्नर की। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लोक प्रशासन विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर और MCQ को देखा है। जरूर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।